आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैग्नेट क्लासेस में स्वागत है। और आ जाइए, हम लोग आज एक न्यू चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। ये लास्ट टॉपिक है सिलेबस का, जो है पूरा सिलेबस हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छा स्कोरिंग आता है। इसके क्वेश्चंस भले ही आपके देखने में बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट में लगा देते हैं। लेकिन जो इसके प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सॉल्व करेंगे तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट नहीं लगता है इसको सॉल्व करने में। लेकिन ध्यान रहे, इसमें बहुत सारे चैप्टर का भी कंसेप्ट आ जाता है, बहुत सारे चैप्टर का भी कंसेप्ट इसके अंदर आ जाता है। थोड़ा शांति बनाए रखिए, ठीक है। चलिए आइए, तो इसमें जो है आपको सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी कि जो है संभावनाएं जो व्यक्त की जाती है। जैसे आपने टॉसिंग किया, अगर आपने कोई कॉइन्स अगर टॉस करेंगे या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, और इसके सिवा तो और कुछ आ नहीं सकता है। तो यानी कि हम लोग जो है इसमें जो है सबसे पहले देखेंगे एक्सपेरिमेंट कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखिए, एक्सपेरिमेंट यानी जो वेल डिफाइंड रिजल्ट देता है। कैसा रिजल्ट देता है? वेल डिफाइंड रिजल्ट देता है। उस तरह के जो आपके जो भी रिजल्ट होगा, जो वेल डिफाइंड रिजल्ट देगा, उसे हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। जैसे आपने टास्क किया, अगर एक कॉइन्स को अगर टास्क करोगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो यानी कि हेड और टेल यानी कि आपका वेल डिफाइंड है कि इसका दो ही जो है आंसर आ सकता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो इसको बोलेंगे कि ये वेल डिफाइंड रिजल्ट दे रहा है। यानी एक्सपेरिमेंट हम लोग जान गए कि जो भी आपका वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित रिजल्ट देगा उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होगा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये 2 एक्सपेरिमेंट हम लोग को इसमें पढ़ना रहता है। एक है आपका डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक यानी निर्णायक प्रयोग जो है, और एक आपका यादृच्छिक प्रयोग। एक और रैंडम को क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग, और यह निर्णयात्मक प्रयोग है। यानी इसका जो आप कहेंगे सर डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि आपका ये जो है आपका इसमें पहले से ही रिजल्ट फिक्स होता है, इसमें फिक्स रिजल्ट होता है। नहीं कहते यार मैच फिक्स था आज इसीलिए इंडिया हार गया। नहीं कहते नहीं है कि आज मैच फिक्स था, आज पहले से ही बात कर लिए तो सब कि हाँ हमको हारना है, तो वो हार जाता है। ऐसा नहीं। तो ध्यान सुनिएगा, जिस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपका फिक्स होगा उस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दोगे? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। उसको क्या कहें? निर्णयात्मक प्रयोग कहोगे, यानी डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहेंगे। यानी जिसका रिजल्ट पहले से पता है। ओके सर, कोई एक एग्जांपल दीजिए जिसका रिजल्ट पहले से पता है। अगर हमने इस मार्कर को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो ये कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा, 100% है। ये कौन आ गया है? हाँ चलिए, तो ये जो है आपका यानी कि जिस ध्यान समझिएगा, इधर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस इसके जो प्रॉब्लम होते हैं बड़े बड़े होते हैं, सॉल्व करने में मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगेगा, सॉल्व कर तुरंत आंसर बता दोगे। लेकिन थोड़ा सा ये जो है आपको बहुत सारे चैप्टरों का ये कंसेप्ट एक साथ मिलाया जाता है, इसलिए जो है आपको इसमें थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये बहुत ही आपका जो है कंसेप्ट अगर क्लियर है तो इसको सॉल्व करने में बहुत ही आपको मजा आता है, और नहीं सॉल्व रहे तो ये बोरियस भी लगने लगता है, तुरंत छोड़ छाड़ के भाग जाओगे कहीं इसकी पेज इस चैप्टर को हटा यार, इस चैप्टर को जो हटा दिया जाता है। लेकिन बहुत अच्छा स्कोरिंग देता है। एक जो है आपका जो है 2 या 1 क्वेश्चन जो है आपको 60 में पूछेगा और एक लॉन्ग में आएगा, एकदम 100% आएगा। ध्यान देखिए, तो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट यानी जिसका रिजल्ट पहले से पता हो, यानी कि हमने मार्कर के ऊपर फेंका तो ऑब्वियस है कि कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को क्या नाम देते हैं?
डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, यानी इसका रिजल्ट ही फिक्स है। तुम बता दो ये मार्कर को हम अगर ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ही ना आएगा। अब कहोगे नहीं सर जी हम तो फेंकेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो उसको फेंका जाए तो उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। पढ़े होगे पलायन वेग। वो पलायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। उतना स्पीड से फेंक दोगे तो जो उतने से फेंकोगे तब जा करके वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को जो है वो क्रॉस करके और ऊपर चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन उसे तो ये मार्कर को उतनी स्पीड से फेंक नहीं पाएंगे। तो यानी कि कोई भी आपके यानी कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो पहले से रिजल्ट हमको पता है तो उसको क्या कहोगे, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। अब आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, नो फिक्स रिजल्ट। इसका जो है आपका फिक्स रिजल्ट नहीं होता है, नो फिक्स रिजल्ट। यानी इसका जो है आपका फिक्स रिजल्ट नहीं रहेगा। यानी कि जैसे आपने अगर टास्क किया, अगर कॉइन्स को अगर टास्क किया, अगर आपने कॉइन्स को अगर टास्क करेंगे तो ऑब्वियस है कि या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। यानी फिक्स थोड़ा तुम फिक्स थोड़ा कर दो कि नहीं हेड आएगा, ये तो फिक्स नहीं है। यानी कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। यानी कि जो है आपका, अब हम लोग को जो है इसका जो है कोई प्रयोग नहीं करना है हमको, जो है प्रोबेबिलिटी में इस डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का कोई प्रयोग ही नहीं करना है। जो भी प्रयोग करना है किसका करना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का, इसका कुछ नहीं करना है। तो इस पर तो बिल्कुल हम लोग को ध्यान नहीं देना है। बस आपको हमने नॉलेज के लिए बता दिया कि एक्सपेरिमेंट दो पार्ट में डिवाइड होकर के पढ़ा जाता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन हम लोग जो इस चैप्टर में बात करेंगे वह रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए आइए रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। यानी जिसका रिजल्ट हमको पहले से पता नहीं है, जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता नहीं है उसको जो है, यानी कि इसका रिजल्ट फिक्स नहीं है, जिसका रिजल्ट हमको फिक्स नहीं है। यानी कि आपका टास्क किए अगर कॉइन्स को तो हेड भी आएगा या टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको जो है आप उसको क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। अब इसका जैसे मान लीजिए तुमने आपने यहाँ पे ले लिया टॉसिंग। अब इसमें एक समझिएगा, पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद से सैंपल स्पेस, ध्यान से समझिएगा। सैंपल स्पेस क्या समझ गए, सैंपल स्पेस के बारे में बता दीजिए। हाँ, यानी टोटल आउटकम, टोटल आउटकम उसी कहते हैं सैंपल स्पेस। यानी कोई पूछ रहा है सैंपल स्पेस क्या है, तो द कलेक्शन ऑफ, ध्यान से देखना यहां से लिखते चलना, द कलेक्शन ऑफ, इसको लिखते चलना भाई, बता रहे हैं पहले ध्यान से देख लो। सैंपल स्पेस कहते किसको है, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ all possible outcome, all possible outcome is called sample space, is called sample space। यानी कि जो भी आपके पॉसिबल आउटकम आएगा, जो भी पॉसिबल आउटकम आएगा उसका एक कलेक्शन, उसका एक सेट बना लो। सेट बनाना जानते हो ना, जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर एग्जांपल में समझ लो टॉसिंग अ फेयर कॉइन, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, टॉसिंग अ फेयर कॉइन। फेयर कॉइन अगर टॉस करोगे तो ये बताओ जो है आपका जो है टोटल आउटकम क्या आएगा, या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। इसी को क्या कहते हो, यस से लिख देते हो, कह देते हो यही सैंपल स्पेस है। यही क्या है, सैंपल स्पेस। कोई भी अगर एक कॉइन अगर टॉस करोगे तो जो है आपको ये बताओ क्या आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यही तो हो सकता है। अब कहें जो है सर जी ये बता, ये नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लें सैंपल स्पेस के बारे में। याद रखना द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो भी पॉसिबल आउटकम का जो कलेक्शन होता है उसे क्या नाम देते हैं, सैंपल स्पेस। उसे क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल लिख लेना भाई।
इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। हो गया, ये एग्जाम्पल में लिखिए। कलेक्शन मतलब उसको मिलाना, सभी को मिला दो, जितने आउटकम है सबको मिलाओ तो एक सेट निकल करके सामने आता है जिसका नाम होता है सैंपल स्पेस। हो गया, आगे देखिएगा अगला अगला एग्जांपल। फेयर कॉइन का मतलब कोई बता दे, फेयर कॉइन किसको कहते हैं? कॉइन का नाम सुने थे लेकिन फेयर एक लगा दिए हैं। फेयर का मतलब क्या होता है? हाँ, खड़ा हो जाए नहीं सर, जैसा ऐसा सिक्का जिस पर हेड और टेल दोनों लिखा हो, हेड और टेल दोनों। ऐसा तुमने सिक्का नहीं चुरा, वो एक जो देखना एक अमिताभ बच्चन वाला जो है एक शो देखे हो ना, उसमें एक सिक्का जो खाली उस पर हेडे रहता है, टेल नहीं रहता है, मारता है ऐसा कथ, बताओ भाई क्या आएगा। तो वैसे सिक्का नहीं, हम सिक्का कैसी बात कर रहे हैं? फेयर कॉइन की बात कर रहे हैं, यानी जिसमें हेड और टेल दोनों लिखा हो, ऐसे कॉइन्स को क्या कहते हैं? फेयर कॉइन। तो फेयर कॉइन फेंका जाता है, अदरवाइज महाभारत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब चलो दूसरा सैंपल स्पेस देखते हैं भाई, किसी और चीज और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया हमने कहा कि थ्रो और डाई। अगर आपने अगर डाई को थ्रो किया तो बताओ, आपका डाई थ्रो करेंगे तो उसमें कितने नंबर आते हैं? 6 न आते हैं। कौन कौन आएंगे भैया बता देना। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, क्योंकि वो क्यूबाइड की तरह से होता है, क्यूब की तरह से होता है। क्यूब में कुल कितने फेस होते हैं? 6। ये रूम बैठे हो, ये रूम क्यूब ही तो है, यानी एक इधर का फेस इधर इधर इधर, यानी ऊपर नीचे 6 फेस होते हैं, यानी 6 ठो नंबर इसमें रहता है। 1 2 3 4 5 6। ये तो बहुत खेले हो गए, खेले हो ना। चलो, तो इसमें जो है आपने जो है इसके जो है सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? 6 बनेंगे, यानी 6 ठो सैंपल स्पेस बनेंगे इसके। अब हम पूछे कि जो है आपका, अगर ये कह देते कि जो है आपका अगर 2 डाइस अगर एक साथ फेंका जाए, 2 डाइस जो है आपको 2 डाई अगर एक साथ अगर थ्रो किया जाए, तब कुल कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? तो एक में 6 बन रहा है, तो 2 में कितने बनेंगे? 6 का पावर 2 कर दो, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये सैंपल स्पेस याद रखना। 2 डाई अगर आप थ्रो करोगे तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 6 का पावर 2 लगा दो। अगर 3 डाइस फेंकेंगे अगर, तो कितना होगा? 6 का पावर 3 हो जाएगा। ये 2 डाइस के लिए है फॉर 2 डाई। अगर आपका जो है तब सैंपल स्पेस आपका 36 बनेगा। अगर फॉर 3 डाई तब आपका सैंपल स्पेस बता दो कितना होगा, यानी तब सैंपल स्पेस हो जाएगा 216। याद रखना, 3 डाई अगर आपका जो थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस टोटल कितने आएंगे? 216। कैसे? तो 6 का पावर क्यू कर देना, कितना? 6 का पावर क्यू, तो 6 का पावर क्यू आता है कितना आता है? 216 ही तो होता है, यानी 216 होगा। समझ में आ गया? अब कहें कि जो है अभी बता दो कि हम अगर कहेंगे, इतना तो क्लियर है, एक डाई अगर थ्रो करोगे तो कितना पॉसिबल आउटकम हो गए? 6 2 36, 3 ठो 216। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, लिखे नहीं थे, चलो वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब चलो ध्यान से देखना, इसमें बता देना। अगर आपका अगला एग्जांपल लेते हैं, अगर टॉसिंग 2 फेयर कॉइन, 2 फेयर कॉइन अगर टॉस करेंगे तब बताना पॉसिबल आउटकम 4 होगा। कौन कौन होगा चलो बता देना। या तो दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर टेल ही टेल आ जाए, एक पर हेड आए एक पर टेल आए, एक पर हेड आए। ये आपके पॉसिबल आउटकम होंगे। किसमें? जब 2 सिक्के को उछाला जाएगा। जब 2 सिक्के को उछालोगे तो इतना पॉसिबल आउटकम होंगे। जब एक सिक्के को उछालोगे तो केवल हेड और टेल, केवल हेड और टेल।
तो सैंपल स्पेस बना, क्योंकि सारे प्रॉब्लम में आपको पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, और सैंपल स्पेस नहीं बना पाए यानी कि टोटल आउटकम कितना आएगा उसी को सैंपल स्पेस कर रहे हो ना, यानी टोटल आउटकम कितना आएगा, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलो सैंपल स्पेस सबको समझ में आ गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो भी पॉसिबल आउटकम आएगा उसी को क्या नाम देते हैं, सैंपल स्पेस हो गया। तो सैंपल स्पेस तो समझ में आ गया। अब इसमें समझेंगे आपका इवेंट्स। इवेंट किसे कहते हैं? हाँ, इवेंट के बारे में बताए भाई। सही, शादी ब्याह का ये इवेंट नहीं है, यानी कि जो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं इसमें, द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। उसे ही क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं, यानी कि उसे ही हम जो है आपकी किसी घटना का नाम देंगे। जैसे ध्यान से समझो, जैसे हमने अभी एक जो है आपका जो है, अगर एक जो है डाई को अगर हमने आपका थ्रो किया था तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आया था, 1 2 3 4 एंड कहाँ तक, 6 तक आया था। अब हम पूछे कि जो है आपको कोई एक इवेंट ले लिया जो है आपका, ध्यान से देखना, जिसके अंदर है 1 है 3 है 5 है, 1 है और 3 है और 5 है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो है कौन सी घटना है, आड नंबर की घटना है। कौन सी घटना है, आड नंबर की ये घटना है, यानी कि जो है आड आने की जो है ये घटना ये बता रहा है, यानी आड आने की जो ये घटना है, जो आड, इसमें कुल कितने नंबर होंगे आड वाले, यानी 1 होगा 3 होगा 5 होगा। अब तो ये बताओ, ये क्या ई जो है यस का सबसेट नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। अब हम कहें नहीं इवन नंबर कोई बता दो, इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन आएगा, 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा, और तो कुछ इसमें आ नहीं सकता है। तो ये बताओ क्या ई यस का सबसेट नहीं बन जाएगा। इसका मतलब कि इवेंट क्या होते हैं कि जो आपके सैंपल स्पेस के सबसेट होते हैं। सबसेट समझ में आता है ना, कि जो ए ऐसे नहीं लिखते हो, ए इज द सबसेट ऑफ बी, पढ़ते हो ना, यानी ए का सारा एलिमेंट किस में हो, बी में हो, तो उसी को ना सबसेट कहते हो। यानी हमारा उसी तरह का हमारा इवेंट भी होता है, यानी कि अगर कोई जो है, अगर इवेंट है यानी कोई भी ऐसी घटना है जो सैंपल स्पेस के अंदर समाहित हो सकती है, यानी सैंपल स्पेस के अंदर जो है वो उसका सारा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो इवेंट है। ए का होना चाहिए बी में, कि बी का ए में होना चाहिए, ए का बी में होना चाहिए, ए बी नो हमारा सुपर सेट है, बी में होना चाहिए, ए का सारा एलिमेंट बी में। क्या हम जो, हाँ तो ये जो है हमारा यस, कोनो जरूरी है कि 1 2 3 5 को बी मानोगे, अमेरिका से आयो। ये जो हम पूछ रहे हैं कि अब यस जो है बी का काम करेगा, यस किसका काम करेगा, बी का, ए जो है ई जो है यहाँ आ जाएगा, तो क्या ई जो है यस का सबसेट नहीं होगा, अजीब अजीब हाल है। यानी कि ये जो है इसका सबसेट बन जाएगा। हम सबसेट का कंसेप्ट बताएंगे, पहले वाले का अगर दूसरे में पूरे एलिमेंट समाहित, अगर ऐसे लिख दिया है क्या, बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो क्या पढ़े, बी के सारा एलिमेंट किस में हो, सी में है। यानी तो सबसेट के जो है आप द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का जितने भी सबसेट होगा, हाई देखो हाई सबसेट नहीं है, किसका सबसेट है, एस का, सब एस पे मिल रहा है, ये भी एस में मिल रहा है। इसका मतलब ये सब के सब, ये जो E1 है E2 है, इसको E1 इवेंट कर लो, इसको E2 इवेंट कर लो, ये दोनों के दोनों घटनाएं ये जो है यस में बिलोंग कर रही है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इवेंट है। समझा गया इवेंट क्या होता है, घटनाएं क्या होती है, यानी जो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा वो इवेंट हो जाएगा। आया समझ में, नोट कर डालिए इवेंट, हाँ इवेंट नोट कर लो। ये बता रहा है कि पासे पर 8 नंबर आने की घटना है, यानी कि विषम संख्या आने की घटना है। ये बता रहा है पासे पर जो है सम संख्या आने की घटना है। हमने इसको E1 से दिखाया, इसको E2 से दिखा दिया। कौन सा प्रोबेबिलिटी लिखा, अभी बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, अभी धीरे धीरे चलिए, स्लो मोशन चल रहा है, ध्यान से आगे बढ़े।
तो पहले सैंपल स्पेस देखें। सैंपल स्पेस क्या होता है भैया, कि जो है टोटल पॉसिबल आउटकम, उन्हीं के कलेक्शन को सैंपल स्पेस कहते हैं। उसके बाद से सैंपल स्पेस देखने के बाद से इवेंट देख लिए। इवेंट में क्या आगे आ रहा है कि जो आपके सैंपल स्पेस का सबसेट होता है उसी को इवेंट हम कह देते हैं। यानी यहाँ पर जो है सब जो है आपके सैंपल स्पेस का इवेंट जो है सबसेट बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी तो बहुत पहले से एक छोटा सा फार्मूला पढ़ते आते हो, कोई बताए फार्मूला प्रोबेबिलिटी का? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है। नहीं, एवरेज निकाल रहे हो का? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। चलो भाई देखो ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E is represented by ध्यान से देखो इधर, यानी ये बता रहा है कि हमने ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ ई। ऐसे क्या इसका क्या पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का हमने प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज, और ये कैसे जो है आपका यहाँ पर ये डिफाइंड होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब हो गया नंबर ऑफ, एक ही फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम यानी कि जो है आपका जो टोटल आउटकम रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। आपके फेवर में कितना आ रहा है, यानी आपके पक्ष में जो आप घटना ले रहे हैं उसके पक्ष में कितना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम। यही एक फार्मूला है, याद रखना। ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम। मतलब उछालने की संख्या बराबर जितना आया, उछालने की जो संख्या है टोटल जो है उसको टोटल आउटकम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, टोटल आउटकम। कितना टोटल आपके फेवर में, यानी आपके पक्ष में क्या है, जो जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि तुमने जो है आपको अगर एक जो है डाई को आपने थ्रो किया, तो हम पूछे कि इवेन आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इवेन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो ये देख लो ना, इवेन कितने होते हैं, 1 3 5 इवेन है। इवेन नंबर तो इवेन हो गया 2 4 6 हो गया, यानी 2 4 6, तो टोटल उसके आपका जो है इवेन नंबरों की संख्या कितनी हो रही है, 3 हो रही ना, तो 3 ऊपर रखोगे। और टोटल आउटकम कितने होते हैं, एक डाइस थ्रो करते हो तो 6 होता है, 36 आ गया। 6 2 को करोगे तब ना 36 होगा। एक जब डाई अगर थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम कितना आएगा, 6, यानी 3 बटे कितना हो जाए 6, यानी 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। एक से कम में होता है मान से जी। अभी लिख रहे हैं उस बात को भी। हाई पहले हो गया, सिखा देंगे नहीं एकदम। हाँ एकदम सिखा देंगे यार, ताश के तो मास्टर बन जाते हैं ताश खेलना। चलो यहाँ ध्यान दो, ताश के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल आपको समझाएंगे, प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी सॉल्व कराएंगे, ना कि ताश खिलाना सिखाएंगे, ठीक है? अच्छा चलो हटाएं। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम। चलो एक एग्जांपल करते हैं, यानी तुम्हारे पक्ष में जो है आपको कितना जो आप प्राप्त करना चाहते हो,
चलो एक एग्जांपल से समझो। जैसे आपने थ्रो और डाइस, अगर एक डाई अगर आपने थ्रो किया तो बताओ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जल्दी पहले सैंपल स्पेस बना लो। 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा और 6 बनेगा। एक कोई हमने घटना लिखा जो है E1, और वो घटना कैसी है कि ये जो है 8 नंबर की घटना है। कौन सी है? 8 नंबर की घटना है। अब ये 8 नंबर इसमें कौन कितने हो जाएंगे भैया? 8 नंबर इसमें कितने हो जाएंगे? तो यानी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 होगा, यही ना होगा। तो हम पूछे जो है 8 नंबर जो है 8 नंबर का कार्डिनल नंबर कितना है? एन और ई लिख दोगे तो इसको पढ़ोगे कार्डिनल नंबर, इसे क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर। तो ई में कितने कुल नंबर है? 3 हो गए, यानी इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 3 है। ई जो घटना है 8 नंबर वाली, उसमें कुल कितने 8 नंबर है? 3 गो है, तो 3 हमने लिख दिया। अब इसकी E1 की हमने 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी पता करना चाहते हैं। क्या पता करना चाहते हैं? प्रोबेबिलिटी पता करना चाहते हैं। तो कैसे लिखोगे इसको? कैसे लिखोगे? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। आपके फेवर में कुल कितने नंबर आ रहे हैं? 3, तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे क्या होता है? टोटल आउटकम। नीचे क्या रहता है? टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम यहाँ कितने हैं? 6 हो गया, यानी 3 दूना 6, यानी 1/2। यानी कि 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। यही तो है प्रोबेबिलिटी। तुरंत नोट करें। क्या नंबर ऑफ फेवरेबल कैसे? यानी आपके फेवर में कितना आ रहा है? 60 काट में ना लिखिए, ऊपर नंबर, हाँ, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम। अब बार बार हम फार्मूला थोड़ो लिखेंगे, आपके फेवर में देख लो कितना आ रहा है। हमारे फेवर में 3 है, टोटल आउटकम 6 हो गया, प्रोबेबिलिटी आ गई उसकी। चलो दूसरा निकाल के दिखाओ एक ठो। दूसरा नोट करके दिखाओ भाई। भाई स्मॉलियन लिखे हैं, ये बता रहा है E1 का कार्डिनल नंबर कितने हैं, उसमें कुल कितने एलिमेंट है E1 में? तो 3 है। सेट नहीं पढ़े हो क्या? चलो इसी में दूसरा अब इवेंट एक बताइएगा, दूसरा एक इवेंट बताइए। वो इवेंट हम लिख रहे हैं E1 इज इक्वल टू, ऐसा सेट लिख लेंगे, द नंबर लेस देन 4। ये 1 मिनट, लेस देन जो है आपका 5, लेस देन 5 यानी 5 से छोटे नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? द नंबर लेस देन 5, 5 से छोटा होना चाहिए। अब देख लो तुम्हारे फेवर में कितना आएगा? 2/3 कैसे जानेंगे? कैसे? आप पहले ये देखो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे तुम्हारे फेवर में? 4। हाँ, तो बोल तुरंत बना लो पहले। E1 बराबर, E1 में कौन कौन आएगा? 1 2 3 4, 5 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 5 से छोटा लेस देन 5 तो ये हो जाएगा। यानी अब इसका कार्डिनल नंबर तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। तो कार्डिनल लिखो चाहे ना लिखो, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा? यानी कि आपके फेवर में कितना है? फेवर में आपके फेवर में कितना है? 4, तो ऊपर 4 हो गया। टोटल आउटकम 6, तो कितना हो गया? 2 दूना 4, 2 3 6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितना आ गई? 2/3। हम इवन नहीं लिखे, द नंबर लेस देन 5, 5 से छोटा नंबर कौन कौन है? तो 5 से छोटा नंबर कौन है? 1 2 है, 1 3 है और 1 4 है। तो ये तो है 4 ठोना है। तो 5 से छोटा इवन नंबर कौन होगा? 2 ये टब होगा, 2 और 4, तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारे फेवर में 2 और नीचे 6, यानी 2 3 6 1/3 आ जाएगा। आए समझ में? फील आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? तो आपके फेवर में बस देखना रहता है और अपन दिस कर लो। तो ये तो बचपन वाली खेल हो गया, ये 10th लेवल में पढ़ाया जाता है। अब आ जाओ अपने जो है लेवल पे,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आ जाइए अगला लिखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ध्यान से देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ अब कंडीशन दे देगा आपको। क्या कंडीशन देगा कि एक घटना पहले घटित हो चुकी है तो दूसरी घटना के घटित होने की क्या संभावना है। एक घटना घटित हो चुकी है यानी कि जो है आपकी एक घटना तो हो चुकी है, अब दूसरी घटना बताओ कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी घटित होने का। तो इसको कैसे डिफाइंड किया जाता है, ध्यान से देखना। लेट A and B are two event then conditional probability is represented by A by B। कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी A by B यानी कि A के घटित होने की प्रोबेबिलिटी जब B जो है घटना घटित हो चुकी है, B वाला हो गया है तो A के घटित होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B। तो इसको कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड इट इज डिफाइंड एज और ये कैसे डिफाइंड होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यानी जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी और इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी रख दोगे, आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। कौन सी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आइए क्या बता रहा है, इसको क्या पढ़ोगे, यानी कि जो है ए के घटित होने की प्रायिकता, ए के घटित होने की प्रायिकता, लेकिन कब, जब बी वाली घटना हो चुकी है तो उसकी घटना घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। और ये जो है आपका पीबी जो है वो जान ही रहे हो कि पीबी जो है नॉट इजिकल टू 0 रहेगा तो क्या करेगा, महाभारत करेगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नोट कर लीजिए, इसी पर आपका जो है अगला एक्सरसाइज है और पूरा जो है एक्सरसाइज इसी फार्मूले पर चलेगा, हर जगह ये फार्मूला आएगा बार बार। हो गया।
ए और बी आपके दो इवेंट्स हैं, दो घटनाएं हैं, तो उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी ए बाई बी एंड इट इज डिफाइंड एज, और उसको कैसे परिभाषित करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो नीचे यहाँ बी लिखा है ना वही बी लिखोगे। अब थोड़ा इसका बता देना फार्मूला बनाओगे तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, इसका बनाना इसी तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ भी आपका एफ पी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा। हाँ आप बताइए, हाईपी जी बताए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है आपका जो है ई बाई क्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। और ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कैसी प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका बताओ भाई फार्मूला, जल्दी बोलो। हाँ हाँ क्यू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, यानी ये फार्मूला हमेशा के लिए अब याद हो गया, नहीं याद हो जाएगा। यानी कि जो है आपके इन दोनों के ऊपर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिख रखो और जो नीचे लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो, बस कहानी खत्म, रिजल्ट आपके सामने, ठीक है। वो तो रहेगा ही रहेगा। हो गया, हटाएं इस पर, फार्मूला चलते हैं, इस पर जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यही है आपका जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी ये बता रहा है ये जो है कि ए के घटित होने की घटना, ए के घटित होने की घटना, लेकिन कब, जब बी घटित हो चुका है, बी जो है घटित हो चुका है, पहले ही घटना हो गई है, तब ए के घटित होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है याद रखिएगा। उसका एक एग्जांपल दिया होगा, बोलिए। इसके सारे एग्जांपल कर लेना, 5 एग्जांपल जो अगर कर लोगे तो उसमें से कुछ एक न एक काम मिल जाएगा आपको। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। लो भैया ये दिक्कत है क्या, जैसे मान लो भुला गए तो पढ़ लो भैया, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ b इज इक्वल टू लिखा है 4 है, 5 है, और जो है आपका जो है 2 है, 4 है, 5 है, ठीक है। अब यहाँ हम पूछ रहे हैं कि ये जो है बता दो कि इसमें जो है a इंटरसेक्शन b कितना होगा, क्या बताओगे, जो दोनों में कॉमन हो, कितना कॉमन है, 2 हो तो गया। इसी को तो इंटरसेक्शन कहते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो उसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। अगर हम पूछे कि ए यूनियन बी कितना होगा, तब क्या बताओगे, तो सबको एक में खिचड़ी कर दो, सबको मिला दो, तो सबको एक में मिला दो, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, बस हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, और उसको क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जो है इसमें जो है आप एक फार्मूला पढ़ोगे इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लेना नोट में, n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो, n ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ते हो, बहुत पहले फार्मूला है यार। ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले नहीं यार, ये 11 में पढ़े होगे, 10 में पढ़ोगे, सेट थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन अब हम इसी n के जगह पर खाली बस यहाँ पर क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे, तो ये पी हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद रखना।
ये जो है बचपन में पढ़े हैं, और ये जब उसी n के जगह खाली क्या लगा दो p, तो ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगी। इस वाले जो है आपके फार्मूले पर जो है आपको कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, जैसे नहीं कहते थे कि कुछ लोग जो है आपका जो है एक जो है क्लास में जो है 100 स्टूडेंट है, उसमें से जो है कुछ स्टूडेंट जो है मैथ पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है आपका जो है फिजिक्स पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है आपका ये बताओ कि कितने ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों पढ़ते हैं। तो दोनों पढ़ते हैं इसका मतलब हाई वाला पूछ रहा है, दोनों में जो कॉमन है वो वाला पूछ रहा है, हाई वाला दिया या अब टोटल कितने स्टूडेंट है वो दिया ही है 100, रख करके कितने दोनों पढ़ते हैं पता कर लोगे इस फार्मूले से। तो उसी तरीके से यहाँ भी प्रोबेबिलिटी में भी आप निकालोगे, अगर ए यूनियन दिया रहेगा तो इसमें से कोई दो फोटो दे के एक तीसरा पूछ देगा, नहीं तो इसमें से तीनों दे करके यूनियन वाला पूछ देगा। तो फार्मूला याद रहेगा ना, बहुत आसान है। ए यूनियन बी बराबर ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन हो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चलो अब आ जाओ, तैयार हो जाओ, अब इससे ज्यादा फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। अब धुआं धुआं कर दो, पहला एग्जांपल बोलो भाई। धुआं धुआं नहीं, धुआं धुआं नहीं का जो है आपका पहला एग्जांपल बोलो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चले क्या कौन शादी भी वाला है क्या? अच्छा हम के भाई शादी भी वाला भी आता हो गया, चलो क्या बात है। देखो क्यों गए थे? चलो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में कह रहा है एग्जांपल आपका फर्स्ट है, ध्यान से देखना, इसमें जो कुछ ही एग्जांपल है उस एग्जांपल को कर ले जाओगे तभी भी आपको एक दो प्रॉब्लम उसमें से मिल जाएगा देखने को। ध्यान से देखना, कह रहा है कि इफ पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या पढ़ोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है? 7/13, और क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे दिया है, कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है सर? 9/13, यही दिया है ना। अब देखें, और ए भी दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दे दिया है, कितना? यानी कि आपका 4/13 दे दिया है। अब हमसे पूछ रहा है इवेल्युएट करो किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसको क्या पढ़ोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि ये घटना पहले से अकर्ड यानी पहले से हो चुकी है, तब ए के घटित होने की क्या संभावना है? ए घटना जो है पहले हो चुकी है, तो बी घटना पहले हो चुकी है, तो ए के घटित होने की क्या संभावना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो तुरंत फार्मूला प्रयोग कर निकाल दो। क्या फार्मूला पढ़े भैया? क्या तो दिया है तो क्या करो, FIR लिखा हो क्या उसके नाम से? अरे अजीब अजीब हाल है। अब जो फार्मूला है उसको लिखो, कितना है फार्मूला? यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी दिया है। अगर हम ये पूछें कि थोड़ा कृपया करके जो है आपका जो है अगर कहीं ए इंटरसेक्शन बी आपका कुछ रिजल्ट आया, ध्यान सुनना, ए इंटरसेक्शन बी जो कुछ रिजल्ट आएगा और बी इंटरसेक्शन ए निकालोगे तो क्या अलग अलग आएगा? दोनों तो सेम ही आएगा ना। ए से ए में बी के कॉमन लो चाहे बी में ए का कॉमन लो, कॉमन दोनों में ही बराबर है ना आएगा। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी यहाँ लिखा है, अगर हम इसी को ऐसे लिख दें यानी कि आपका बी इंटरसेक्शन ए, तो क्या दिक्कत थोड़ा हो जाएगी? तभी तो यही रिजल्ट लिखोगे ना। अब चलो निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको किसका चाहिए? ए बाई बी वाला। तो जो है आपका अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है आपका ए बाई बी वाला लगा दो फॉर्मूला, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो जो है आपका जो है ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से हाई लिखो चाहे ये दोनों तो एक ही है, यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे ही दिया है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ दिया है, रख के तुरंत बताओ कितना आएगा?
अब सॉल्व करो रख करके। कितना आ रहा है? क्या? अरे यार तो दे दिया है तो क्या करोगे? दिया है आपके साथ जो है कि हाँ आपका कोई प्रोबेबिलिटी आप ये पूछेगा तो बता देना 4/13 दिया है। अब दिया है तो क्या करोगे? काट दें उसको, दिया है तो नहीं, मतलब काहे दिया जब मतलब नहीं है। पीछे पीछे आपका फोन नंबर दिया होगा यार, संपर्क कर लेना काहे दिया है। चलो बोल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है कितना? 4/13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है कितना? 9/13। 13 से 13 खत्म तो कितना आ गया? 4/9। 4/9 यानी कि आपने निकाल दिया, आपका ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी आ गई 4/9। 4/9 यही निकालना था। हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन था, हो गया, हो जाएगा ना। चलो आगे देखें, बहुत इजी है। हटा दे। हटा इसको। चलो ध्यान से देखना, ये सभी आएंगे तो आपका 2 नंबर एक में आएगा ही, ठीक है। और नहीं तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, तुरंत निकालो। फार्मूला याद रहेगा ना? चलो आगे देखो, कह रहा है कि अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन। एक फैमिली के पास कितने चिल्ड्रेन है? 2 चिल्ड्रेन है, यानी 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉय? यानी क्या इसकी संभावना होगी कि दोनों चिल्ड्रेन क्या हो? बॉय हो, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। लड़का होगा, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है? पहले कोई किसी भी इसमें प्रॉब्लम को सबसे पहले अर्थ समझना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे। कह रहा है कि एक फैमिली में 2 चिल्ड्रेन है, यानी 2 बच्चे हैं, तो पहले तुरंत सैंपल स्पेस बना लो। क्या बना लो? सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल नंबर 2 है भैया, देखना ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2, पहले तुरंत सैंपल स्पेस बनाओ। तो सैंपल स्पेस यानी यस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? ध्यान से देखो, या तो जो है पहला लड़का हो जाए, दूसरी जो है लड़की हो जाए, यही हो सकता है। आपकी फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं तो या तो पहला लड़का है, दूसरा लड़की है। जो है आपका जो है, या तो ये भी हो सकता है कि पहली लड़की हो जाए, दूसरा लड़का हो जाए, और या तो जो है दोनों लड़के हो जाए, यानी कि बी भी दोनों हो जाए, यानी दोनों बॉय। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉय को। और जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गर्ल्स को। तो यानी ये जो है, या नहीं तो दोनों क्या हो जाए? लड़की हो जाए। यानी मान लीजिए कि आप शादी हो गई, आपके 2 बच्चे हैं, तो पहली जो है पहला बच्चा जो है आपका लड़का है, दूसरा जो है आपका जो बच्चा है वो लड़की है, तभी तो 2 बच्चे के पापा कहलाएंगे, तब तो आपके 2 बच्चे हैं, दोनों पापा कहेंगे। या तो जो है आपका पहली लड़की हो जाए, दूसरा लड़का हो जाए, तभी तो आपके 2 बच्चे हैं, दोनों के पापा कहलाएंगे। बहुत खुश हो पापा कहलाने। ध्यान से देख भैया, ये जो है आपका, ये कह रहा है कि जो है आपका दोनों जो है लड़के हो गए, और यहाँ या तो दोनों लड़की हो गए, या तो दोनों लड़की हो गए। ये पूरा सैंपल स्पेस बना भी, टोटल आउटकम इतने हो सकते हैं, और इसके सिवा तो कुछ होगा नहीं। और भी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है? अरे यार ये न सोचो, ये खुद कह रहा है 2 चिल्ड्रेन है, 2 बच्चे हैं, ये कह रहा है सर जी बीचे में की। अरे यार गजब सोच रहे हो। चलो भैया बीचे में नहीं है, ये इतने बन सकते हैं पॉसिबल आउटकम। ये आपका महाभारत हो जाए बीचे में, ये हो गया, यानी कि ये इतना आपका बन सकता है। अब ये सैंपल स्पेस हो गया, ये क्या हो गया? सैंपल स्पेस। अब एक इवेंट ए जिसकी प्रोबेबिलिटी तुमको फाइंड आउट करनी है। हमने मान लिया कि वो इवेंट ए है, वो इवेंट क्या है? ए है। और वो इवेंट कैसा है आपका, जिसकी हमकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉय? बोथ चिल्ड्रेन आर बॉय, बोथ चिल्ड्रेन आर
बॉय, दोनों बच्चे हों, इनकी संभावना हमको ज्ञात करनी है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों के दोनों लड़का हो जाए, दोनों के दोनों लड़के हो जाए, इसकी क्या संभावना है यही हमको ज्ञात करना है। अब पहले क्या दिया है, पहले सुनो, पहले ध्यान से, ये तो हमको ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना है हमने उसको क्या कह दिया, यानी कि इवेंट ए कह दिया, उसको इवेंट ए कह दिया, यानी कि वो जो है आपका 2 इवेंट्स हो गए, यानी कि आपका लेट इवेंट एक ये इवेंट हो गई, पहली घटना ये हो गई। दूसरी घटना क्या आपको दिया है, दे चुका है, उसमें कह रहा है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, उसमें से कम एक लड़का हो। अधिक से अधिक दोनों लड़का हो जाता तो खुश, कोनो दिक्कत नहीं है। अधिक से अधिक दुइयो लड़का हो तो कोई समस्या नहीं, लेकिन कम से कम एक लड़का जरूर होना चाहिए। तो ये क्या दिया है, एट लीस्ट वन बॉय, एट लीस्ट यानी कम से कम एक लड़का होना चाहिए, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। ये बता दो ए में कौन कौन जो है, ए वाले इवेंट में कौन कौन एलिमेंट आएंगे भैया, इसमें से सैंपल स्पेस में से दोनों चिल्ड्रेन आर बॉय, दोनों जो है लड़के होने चाहिए। तो दोनों लड़का एक के तो है क्या, बी, यही ना है, दोनों लड़का बॉय। इसमें कह रहा है बी वाले में आ जाओ, बी वाले में क्या आ जाए, कम से कम एक लड़का हो, अधिक से अधिक 2 लड़का हो तब कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक को लड़का नहीं होना चाहिए। एक को अगर जो जिसमें एक भी लड़का ना हो उसको नहीं लिया जाएगा, एक हो जाएगा बीजी हो जाएगा, एक जो है बीजी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, जीबी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, कहा है भैया, कहा है ना कि एट लीस्ट एक बॉय, एक लड़का हो जाए, 2 लड़का तो कोई समस्या थोड़ो है, तो 2 लड़का, हाँ तो बीबी हो जाएगा, यानी बीबी हो जाएगा, यानी कि जो दोनों यहाँ बॉय हो गए भैया। इस एट लीस्ट और आपका एट मोस्ट का कंसेप्ट सीख लेना है, ध्यान से समझना। कहता है कि हम कहें कि एट लीस्ट, यानी कि हम कहें कि हमारे जो है, जैसे जाते हो, जैसे मान लीजिए तुमने किसी प्राइवेट कंपनी में गए, तो पहले जो है उसका जो बॉस है वो क्या कहेगा, भैया बताओ जो है आप मिनिमम कितना जो है आप सैलरी लेंगे, तो आप कहोगे कि हम मिनिमम जो है 10,000 लेंगे, मिनिमम कितना लेंगे, 10,000 पर हम काम करेंगे। तो मिनिमम ना आपने 10,000 बताया है, अगर वो 15,000 देगा तो क्या भाग जाओगे, तब वो करोगे ना ड्यूटी, लेकिन 9,000 दे दिया तो नहीं करो, क्योंकि तुमने मिनिमम कह दिया कि भैया हमको कितने पर कार्य करना है, 10,000 पर कार्य करना है, तो तुमने मिनिमम कहा है 10,000। अब उससे अधिक देगा तो और अच्छी बात है ना। आज अगर कम दे दिया 10,000 से तो तुरंत कहो नहीं हम चल लेते हैं भैया, तुम दूसरे जो है एम्प्लॉय को ढूंढ लेना, हम नहीं काम करेंगे आपके कंपनी में। तो ये क्या कहा है, एट लीस्ट वन बॉय, कम से कम एक लड़का हो, अधिक से अधिक 2 लड़का हो तो कोई समस्या है, क्या समस्या भैया, कोई समस्या है। एक को लड़का ना हो तब तो समस्या हो जाएगी ना, तो उसको नहीं लेना है, तो हाई वाला नहीं लिया जाएगा, इसमें एक को भी लड़का नहीं है, ये दोनों लड़की है। ये कह रहा है कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो है तो केस बनेंगे बी वाले में, घटना में यही तो आएंगे एलिमेंट। तो बी के इवेंट में इतना एलिमेंट आए, ए के इवेंट में इतने एलिमेंट आए। ए में कहा था कि दोनों लड़का चिल्ड्रेन होना चाहिए, दोनों जो है चिल्ड्रेन जो है आपका बॉय होना चाहिए, तो दिस आ गया। अब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ए का चाहिए कि बी का चाहिए, अरे पढ़ो, अब किताब पढ़ो, किसकी चाहिए, तो कौन, ए वाली घटना चाहिए कि बी वाली चाहिए, ए के ना प्रायिकता चाहिए, दोनों लड़के होने की क्या प्रायिकता है, यही पूछ रहा है ना। यानी कि हमसे अब पूछ रहा है आपका किसकी प्रोबेबिलिटी, यानी हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसकी पूछ रहा है कि इसकी पूछ रहा है, बी बाई ए की, जल्दी बता दो, ए बाई बी की पूछ रहा है, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब बी पहले से हो चुका है कि उनमें से कम एक लड़का होना चाहिए, यानी हाई वाला नहीं निकालना, ये नहीं कि बी बाई ए कुछ निकाल देना, यानी क्या निकालना है, हाँ ये जो है आपको किसकी संभावना पूछ रहा है, लिखा है पढ़ो, दोनों बच्चे लड़के हैं, तो दोनों बच्चे लड़के किसको माने, किस इवेंट को, ए को ना, तो उसी को तो हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी यही चाहिए ना, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या बना लो। अब देखा है दोनों में, पहले अब कॉमन निकालो, कॉमन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सब निकाल के इसमें रखना पड़ेगा ना। तो चलो कॉमन बता दो, इसमें क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आएंगे, जल्दी बोलो, दोनों में कॉमन कौन है, बी भी कॉमन है, तो जब बी भी कॉमन है तब कोई समस्या है यार।
चलो ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बता दो। अब इस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी बताओ इसमें कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब इसका होता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपन टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ के फेवरेबल केसेस इसमें कितने हैं, अरे भैया एक के ना है, एक तो इसको एक है, ए इंटरसेक्शन बी को निकालना, तो इसमें कहाँ जा रहे हो, ये हो गया, इसमें एक है आपके फेवर में एक है, और टोटल आउटकम कितने हैं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। ये समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी का भी फार्मूला पढ़ाए थे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपन टोटल आउटकम। तो इसमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में फेवरेबल केसेस कितने हैं, एक के ना है, और टोटल आउटकम यानी सैंपल स्पेस यहाँ है कितने हैं, यानी 1/4। और किसकी जरूरत पड़ेगी इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देख लो इसमें कितने आपके फेवर में है, फेवर में आपका कितने है 3 है, और टोटल आउटकम कितने हैं, ये 3/4। अभी दोनों वैल्यू कहाँ रख दो, समीकरण 1 में, रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी करें, सॉल्व कर भाई, तुरंत सॉल्व करो यार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। हिंदी में लिखोगे तो दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं, कम से कम एक लड़का है, इसमें लिखोगे कम से कम एक लड़का है, इसमें लिखोगे दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं। आई कैसे, यहाँ पर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 1/4 लिखे, समझ में आया कि यहाँ फार्मूला लिख के फिर दिखाएं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बटे टोटल आउटकम, ये तो बार बार ऐसे लिख दोगे। एक मिनट सर, इसको खत्म होने दीजिए, बस बता दे रहे। हाँ फोटो खींच लो। चलो अब ध्यान से देखो, इस पर हो गया सर, आगे बढ़े। चलो अब इस फार्मूले को लेकर रख दो समीकरण 1 में, इस वैल्यू को, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम, अब यहां लिखोगे क्या, अभी सारा मान ले आकर कहाँ रख दो, फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट से आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4, और बी के कितने आए हैं 3/4, 4 से 4 खत्म, तो कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि आपके दोनों बच्चे जो हैं उनके जो है दोनों बच्चा बॉय हो, इसकी क्या संभावना होगी 1/3, यही आंसर हो गया आपका। आया समझ में। चलो आगे बढ़ो, अगला एग्जांपल आया, भी समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत। एक बक्से में नो, चलो भैया, तो एक बक्से में अगर 10 तक कार्ड रखे गए तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 10 गो, टोटल सैंपल स्पेस क्या होंगे 10, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम ना, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बन सकते हैं 10। ध्यान समझना इसको, इस समस्या को, प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान समझना मेरे भाई।
चलो ध्यान से देखना भाई, कह रहा है 10 कार्ड नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 1 से 10 तक के कार्ड रखे गए हैं, तो तुरंत सैंपल स्पेस में कौन कौन नंबर आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक आ जाएगा? 10 तक हो। ये तो तुरंत सैंपल स्पेस बन गया। इतने आउटकम आपके हो सकते हैं, इतने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। अब फिर क्या कह रहे हैं? कह रहा है मिक्स अप टू द थ्रोली एंड देन वन। तो कह रहा है क्या सर? कह रहा है कि उसमें 10 कार्ड हैं, सभी को जो है आपका 10 कार्ड को मिक्स करके उस बक्से के अंदर रख दिया गया है। कह रहा है कि इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। ये पता है कि जो उसमें जो एक घटना पता है कि जो है आपकी जो वो निकाल रहे हैं तो वो 3 से अधिक है। एक घटना 3 से अधिक है, वो 3 से अधिक वाली घटना हमको पता है। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो इसकी क्या संभावना होगी कि जो है आपका वो इवन नंबर होगा? हाँ, तो कह रहा है कि तो एक घटना तो हमको पता है, और एक घटना की जो है आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? पहले बताओ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी? सम संख्या। तो सम संख्या की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसको ए कह लो, उसे क्या कह दो? ए। तो उसको हमने लेट इवेंट ए मान लिया। क्या एन लिखेंगे? द नंबर इवन नंबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज एन इवन नंबर? एन इवन नंबर। वो कौन सा नंबर होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर जो है आपका इवन नंबर इसमें से कौन कौन आएगा? 1 से 10 तक। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। 10 आएगा, यही ना होगा? क्या ये थोड़ा कहा है कि आपका 3 एक जो है आपका इवन नंबर की घटना है, एन इवन नंबर। तो इवन नंबर तो हमने 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 10 होगा। फिर कह रहा है कि एक घटना जो आपकी जो बी है वह कह रहा है कि इफ इट इज नोन दैट, ये आपको पता है, दैट इज अ नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। वो जो है आपको जो कार्ड एक निकाल रहे हैं वो 3 से अधिक होना चाहिए। कार्ड जो निकाल रहे हैं वो जो है आपका 3 से अधिक है, यानी कि आपका ग्रेटर देन 3। नंबर मोर देन 3 यानी 3 से अधिक होनी चाहिए। अब चलो, अब 3 से अधिक कौन होगा? 3 से अधिक कोई नंबर बता दो। 3 से अधिक नंबर कौन होगा? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। दोनों में कॉमन की जरूरत पड़ती है इसमें, तो कॉमन इसी लगे हाथ निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? हाँ, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी की भी जरूरत पड़ती है, तो तुरंत बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1 2 3 4 यानी फेवरेबल कितने हैं? 4। और टोटल आउटकम कितने हैं? 10। यानी 2 दूना 4, 2 5 10 यानी 2/5 हो गया। अब जो है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? इवन वाले की कि मोर देन 3 वाले की? इवन वाले का। तो कौन ऊपर रहेगा? इवन वाला ना। तो बी की भी जरूरत पड़ती है, बी की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अब बी बता दो, ऐसी हाथ निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी अब बी कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि आपके फेवर में कितने हैं? 7। और टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम कितने होते हैं सर जी? 10। यानी ये तो हो गया बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम फार्मूला जो जानते हैं वो निकालें। वी नो दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या जानते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फार्मूला रख दो, यहाँ ध्यान से देखना भैया।
अब तुम खुद पढ़ो तो उसमें देखो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भैया, तो कह रहा है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो ए को इवन नंबर लिख दो, ए को क्या कह दो, इवन नंबर। एक घटना और होती है जो पहले हो चुकी है, कह रहा है कि एक बारे में पता है, देखो कह रहा है पता है, क्या पता है, जब 3 को निकाल लिया 3 से अधिक है, 3 से निकालने दिया, उसमें क्या बोला है, कार्ड पर संख्या 3 से अधिक, यानी जो कार्ड उसमें से निकाल रहे हो वो 3 से अधिक, ये ज्ञात है, ये ज्ञात है। तो हमने लिखा था तो नंबर मोर देन 3 यानी 3 से अधिक वाला उसको बी कह दिया, तो 3 से अधिक वाला कौन कौन हो सकता है, 4 5, तो वही तो लिख दिया 4 5 6। अब किसकी संभावना हमको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, इवन वाले का ना, यानी ए बाई बी वाला निकालना है। अब ए बाई बी निकालेंगे तो दो चीज की जरूरत पड़ेगी ना, ए इंटरसेक्शन बी की और नीचे बी की, तो दोनों को निकाल के दिस। अब दोनों में कॉमन क्या है, नंबर मोर देन 3, ऐसा नंबर जो 3 से अधिक हो, नंबर मोर देन 3। अब इसमें खुद तुमको बनाना है कि हाँ इवेंट ए क्या होगा, इवेंट बी कितना होगा। हो गया, आया समझ में, फिर बताइएगा सर, जब किसी लाइन में किसी स्टेप में दिक्कत हो तो फिर इसको समझा दें। बी वाला कह रहा था 3 से अधिक और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो इवन नंबर होनी चाहिए। इस पर रख कर बताएं रिजल्ट कितना आएगा, 4/7 रख दो, रख कठिन नहीं रहा है, अच्छा अरे यार अच्छा तो रख लो भैया, इसको जो है इस फार्मूले में रख दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितनी आएगी सर, ए इंटरसेक्शन बी की निकाल चुके हो कितना, 2/5, तो ऊपर रख दो 2/5, 2/5। पी की प्रोबेबिलिटी पता है कितना, 7/10, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2/5 रहने दो, ये रेसिप्रोकल होगा तो कितना हो जाएगा 10/7, तो कितना हो जाएगा 5 से 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4/7। यही आपकी क्या है प्रोबेबिलिटी है, यही आपकी क्या है प्रोबेबिलिटी निकल गई किसकी, इवन नंबर की। इवन नंबर की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया कब, जब बी वाला घटना हो चुका है, जब बी वाला घटना हो चुका है तो इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जो है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये जो है आपकी सेवा यहीं समाप्त करते हैं, कल हम लोग मिलते हैं, खुश रहें मस्त रहें, थैंक यू वेरी मच।